टुडेज चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को हम देखते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरोव, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of a democratic and social republics, as he called them. 1848 में एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट जो कि फ्रेडरिक सोरोव थे। इन्होंने 4 चित्रों की एक पूरी श्रृंखला बनाई थी, जिसमें इन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने सपनों का एक वर्ल्ड, एक संसार बनाया था, जो कि उनके वर्ड्स में क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंट ऑफ दिस सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वीमेन of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इस जो श्रृंखला है, ये जो पूरी सीरीज है, इसमें जो फर्स्ट प्रिंट है, चित्र है, उसमें यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो दिखाए गए हैं। उसमें सभी एजेस, सभी उम्र के, सभी सोशल ग्रुप्स के मैन एंड वीमेन को एक लंबी लाइन में फ्रीडम की एक स्टैचू, मूर्ति लिए हुए, प्रतिमा की वंदना करते हुए वो जा रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में ये दिखाया गया, ये देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हाथ में लिए हुए हैं और प्रेयर कर रहे हैं ये लोग वहाँ पे। ठीक है, मैन एंड वीमेन सब है वहाँ पे, ऑल ग्रुप्स हैं, ऑल सोसाइटीज़ के और सभी कमिटीज़ हैं वहाँ पे। एज यू वुड रिकॉल, अगर आप रिकॉल करते हैं, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिकॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि लिबर्टी पर्सोनिफाइड की जा रही है एज ए फीमेल फिगर। देखो फीमेल फिगर दिखा रखी है यहाँ पे। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड। उसके हाथों को देखिए आप, उसके हाथों में उसने क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। ये देखिए जो ये लेडीज़ दिखाई गई, जो प्रतिमा दिखाई गई है, तो आपको रिकॉल, आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार, उन्होंने फ्रीडम को एक वीमेन, महिला का रूप प्रदान किया करते थे वो उस टाइम पे। और जिनके एक हाथ में, आप जान सकते हो कि आप उस मसाल को पहचान सकते हैं जिसके एक हाथ में है एनलाइटमेंट, ठीक है, ज्ञान की मशाल जो है, और सेकंड हैंड में मनुष्य के जो मेंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो उनके हाथ में है। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र उसके सेकंड हाथ में है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। अगर हम प्रतिमा के सामने जो ज़मीन है नीचे, अगर हम इसकी बात करें ज़मीन की, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट होता है निरंकुश, ऐसी गवर्नमेंट या रूल या शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, निरंकुश, कोई अंकुश नहीं होता। हिस्ट्री में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ऐसी गवर्नमेंट या शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स वो अपने कामों में फ्री है, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। इट मीन्स अंकुश नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया निरंकुशवाद, निरंकुश, जिस पे किसी का कोई अंकुश ना हो। तो अगर हम स्टैचू के सामने देखें ज़मीन पर, तो जो एब्सोल्यूट है, निरंकुश ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान है, उनके टूटे हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं नीचे। इन सोरोज यूटोपियन विजन, जो सोरोव का यूटोपिया होता है कल्पनादर्श, कल्पना करना माइंड में, तो जो कल्पनादर्श है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्ट्रिक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, जिसकी पहचान उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से, राष्ट्रीय पोशाक से होती है, उनके कपड़ों से हो रही है। इट मीन्स शारियू का जो कल्पनादर्श है, जो यूटोपिया है, उसमें दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं कि अलग अलग राष्ट्रों के से हैं ये, जिसकी अब हमको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, उनके कपड़ों से और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. France, identifiable by the revolutionary tricolor, had just reached the statue. इसमें लिखा हुआ है कि लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इट मीन्स स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे ये जो जुलूस निकाला जा रहा था, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इट मीन्स स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं, दिख रहा है वो सभी को।
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जो जब तक एक नेशन स्टेट, एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, इट मीन्स ये दोनों ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, फ्रांस जो है वो उसका ट्राई कलर है, क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, ठीक है। हैड जस्ट रीच दी स्टेच्यू, जो कि प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। इट मीन्स फ्रांस को हम उसके किससे, ट्राई कलर फ्लैग, रिवोल्यूशनरी फ्लैग से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, ठीक है। प्रतिमा के पीछे जर्मनी के पीपल्स हैं, क्या पहना हुआ है उन्हें, ब्लैक, रेड और गोल्ड, वो झंडा उन्होंने ले रखा है हाथ में, फ्लैग लिए हुए हैं वो हाथों में, 3 कलर का, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग का, जो कि जर्मनी का है। इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन सोरोव क्रिएटेड दिस इमेज, German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitutions. अगर हम उसी टाइम पे, जिस समय पे ये सब हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसी टाइम पे सोरोव ने एक छवि बनाई थी, एक अपने माइंड में निर्मित की थी कि जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, ठीक है, वो उसका पार्ट नहीं थे संयुक्त राष्ट्र का, और जो फ्लैग थामे हुए थे, जो फ्लैग उनके हाथ में था, वह 1848 की जो उनकी जो उदारवादी उम्मीदों हैं उनकी एक्सप्रेस कर रहे थे, वो उसकी अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन लैंग्वेज के, जर्मन भाषी रियासतों को एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठन करने की चाह थी। इट मीन्स सोरोव ने क्रिएट की थी एक इमेज माइंड में कि जर्मन पीपल उस टाइम पे एग्जिस्ट थे ही नहीं यूनाइटेड नेशंस के रूप में, ये जो फ्लैग कैरी कर रहे हैं ये उनका एक्सप्रेशन है लिबरल होप्स का, उदारवादी उनकी उम्मीदों का, जो कि 1848 की है। टू यूनिफाई द नंबरेस जर्मन स्पीकिंग, कि सारे जर्मन स्पीकिंग लोगों को यूनिफाई किया जाए, प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, की जो संविधानिक प्रजातांत्रिक संविधान है उसके सिद्धांतों के अनुसार जर्मन स्पीकिंग के सभी पीपल्स को यूनिफाई किया जाए। इट मीन्स इसको एक नेशन स्टेट बनाया जाए। इट मीन्स उस टाइम तक वो एग्जिस्ट नहीं थे एज ए यूनाइटेड नेशंस के रूप में। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सब वहाँ पे बता रखा है कि जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही थी, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग हैं। From the heavens above Christ, saints and angels gaze upon this scene. ऊपर से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए थे, उस सीन को देख रहे थे। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. चित्रकार जो है उसने इसका यूज़ किया दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे का जो प्रतीक है, फैटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, इसके रूप में दिखाया है, ठीक है। इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में किया है। दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरोव इन फिगर नंबर 1। इस चैप्टर में हम कई ऐसे इश्यूज उठाए गए हैं जिसकी विजुअलाइज, कल्पना, अभिव्यक्ति सारी उन्हें चित्र नंबर 1 में की है। इट मीन्स यूटोपिया था उसका, आपने देखा था, कल्पना आदर्श, कल्पना करना। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म अमंग एज ए फोर्स, 19th सेंचुरी के टाइम पे जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वो उसका उत्थान हुआ एज ए फोर्स, बल के रूप में, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकली एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स जिसने यूरोप के पॉलिटिकली, राजनीतिक और मेंटल, मानसिक वर्ल्ड में, जगत में भारी चेंजमेंट ला दिए, परिवर्तन ला दिए। इट मीन्स 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत बन के आया, एक ऐसी पावर बन के आया जिसने पूरे यूरोप के पॉलिटिकली और मेंटल वर्ल्ड में पूरा चेंजमेंट ला दिया। द एंड रिजल्ट्स ऑफ दीज चेंजेस was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe.
इन चेंजमेंट से पूरा जो यूरोप है उसके जो बहुराष्ट्रीय अलग अलग साम्राज्य हैं उनके स्थान पर एक नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले सब स्टेट्स आपस में डिवाइड हो रखे थे जो है। तो एंड जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग आ रही थी, इससे क्या हुआ, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, इन चेंजेस का एंड क्या हुआ, द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, कि नेशन स्टेट का एमरजेंस हो रहा है इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। जो यूरोप के मल्टीनेशनल एम्पायर्स थे उनके स्थान पर एक राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा है, नेशन स्टेट का उदय हो रहा था इन चेंजेस की वजह से। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised certain control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. The concept and practice of modern state, जो ये modern state हम देख रहे हैं, which a centralized power exercise sovereign, sovereign means संप्रभु, it means act करना according to our freedom, own freedom, it means आपको act करते टाइम गवर्नमेंट जो है वो किसी बाहरी इंटरफेयर से प्रभावित न हो, अपने एक्ट को करने में, डिसीजंस लेने में फ्री हो, किसी बाहरी फॉरेन या किसी अदर कंट्री का उसके एक्ट्स के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। इट मीन्स वो अपने संप्रभु हो, अपने नियमों को अपने मर्जी से बना सके। ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, इट मीन्स यूरोप में एक लंबे टाइम से एक ऐसा मॉडर्न स्टेट की गतिविधि एक्टिविटीज़ हो रही थी, ऐसे डेवलपमेंट्स आ रहे थे, ऐसे थिंकिंग्स आ रहे थे, इट मीन्स ऐसे विचार विकसित हो रहे थे जिससे कि क्लियरली ये डिफाइन हो गया था, परिभाषित हो गया था कि परिभाषित क्षेत्र पर एक सॉवरेनिटी जो प्रभुसत्ता है वो एक सेंट्रल पावर है, केंद्रीय शक्ति की थी। इट मीन्स यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें क्लियरली परिभाषित था कि इस क्षेत्र पर प्रभुसत्ता सॉवरेन एक केंद्रीय शक्ति की थी। ठीक है, but a nation state was once in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity, a shared history और descent। लेकिन नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य में न केवल उसके रूलर शासकों की बल्कि उसके ऑलमोस्ट सिटीजन्स अधिकांश नागरिकों में एक शेयर आइडेंटिटी, एक साझा पहचान की फीलिंग, शेयर्ड हिस्ट्री, एक साझा उनका इतिहास होना चाहिए और ये विरासत की भावना उनमें थी। द कॉमनेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वॉज फोक थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। और जो ये शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, जो ये फीलिंग थी, यह एक उसका मतलब अंत नहीं था, ये स्ट्रगल संघर्ष है और लीडर्स नेताओं की और कॉमन पीपल आम लोगों की बातचीत में, सरगर्मियों में निर्मित हुई थी। इट मीन्स वो लोग आपस में बातचीत करते थे, तो डैट इज़ इमोरियल। इट मीन्स ये नहीं थी, अनंत काल से नहीं थी, ये अभी आई थी, नहीं ये भावना जो है ये अनंत काल से नहीं थी। इट मीन्स प्राचीन समय से नहीं चली आ रही थी, धीरे धीरे डेवलप हुई थी उनमें। और ये ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रगल्स हुए नेताओं और आम लोगों सबके आपस में बातचीत से ही हुआ था। The chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into begin in the 19th century यूरोप। यह जो चैप्टर है ये विविध एक्टिविटीज़ के ऊपर हम देखेंगे, प्रकाश डालेगा, जिसमें 19th सेंचुरी के यूरोप में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म कैसे आए, एग्जिस्ट कैसे हुए, धीरे धीरे उनकी एंट्री कैसे हुई, ये हम देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।